आपको पता है, अगर किसी को कोई भी संतान नहीं है, मतलब उनको कोई भी ना बेटा है ना बेटी है, तो उसके जो संपत्ति हैं उसके हिस्सेदार कौन होंगे? कानूनी तरीके से कौन उसका हक ले सकता है, कौन उस पर दावा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो चलिए आज इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति हैं, जैसे कैलाश ठाकुर जी हैं, इनके दो पुत्र हैं, सरोज ठाकुर और विवेक ठाकुर, और एक पुत्री है अनीता कुमारी। अब सरोज ठाकुर के भी पुत्र हैं अंकित ठाकुर, और एक पुत्री है यानी मंजू कुमारी, और अंकित ठाकुर भी शादीशुदा हैं, उनके पुत्र हैं अमित और सूरज। जो उनकी पुत्री है उनके दो बच्चे हैं, एक पूजा कुमारी, दूसरा प्रवीण ठाकुर है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कोई अगर व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, उनका वंश आगे नहीं चला, तो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन होंगे? अब ये सारे जो जमीन आप देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा है विवेक ठाकुर का। अब विवेक ठाकुर और उसकी पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति का हकदार कौन होगा? पहली बात, अगर विवेक ठाकुर जो है सिर्फ उन्हीं की मृत्यु होती है, दूसरा यानी पत्नी जो है वो जीवित है, ठीक है, तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे? और तीसरा कंडीशन जो उत्पन्न होगा कि कैलाश ठाकुर या उनके पिता के नाम से संपत्ति है, सरोज ठाकुर, ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि बेटी है, इनका शादी हो गया होगा, और विवेक ठाकुर के बीच में कोई भी एक बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है, संपत्ति का अलग अलग अगर जमाबंदी कायम नहीं है, मतलब दोनों का अलग अलग मोटेशन नहीं है, मतलब संपत्ति अभी भी किसके नाम से, कैलाश ठाकुर या उनके पिता के नाम से है। ना सरोज ठाकुर अपने नाम से अलग संपत्ति कराया और ना विवेक ठाकुर अपने नाम से अलग संपत्ति कराया। अगर ये अब तीसरा ऑप्शन होगा क्या यहाँ पे? तो तीसरा यही होगा कि संपत्ति जो है ना, अलग नहीं है। और चौथा ये है कि संपत्ति वो अलग है। सबका अलग अलग यहाँ पे जो है कंडीशन बनेगा संपत्ति को हासिल करने के लिए, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला है कि दोनों का अगर मृत्यु हो गया है, किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं है, मतलब विवेक ठाकुर और उनकी पत्नी के द्वारा ये संपत्ति जो है किसी को नहीं दिया गया है, कोई वसीयत नहीं बना हुआ है। अब इन दोनों का अगर मृत्यु के बाद उस संपत्ति के उत्तराधिकारी अगर इनके पिता जीवित हैं तो पिता पहले होंगे, ठीक है, और अगर पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, तो उस संपत्ति का उत्तराधिकारी जो होगा वो उनका भाई और बहन ही होगा और कोई नहीं होगा। अगर ऐसा है कि पत्नी के जो परिवार के लोग हैं वो आके इस संपत्ति पे दावा पेश करेंगे, ठीक है, तो वो संभव नहीं है अगर किसी प्रकार का वसीयत नहीं है। संपत्ति विवेक ठाकुर का है संपत्ति, तो ये संपत्ति के उत्तराधिकारी जो होंगे वो सरोज ठाकुर और अनीता कुमारी होगी। अगर उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है तो उसके जो हकदार होंगे वो सिर्फ सरोज ठाकुर होंगे जो उनके भाई हैं। अब है कि पत्नी अगर जीवित है, देखें पत्नी अगर जीवित है तो ऐसा नहीं है कि उसका हक नहीं होता है, उसका हक है, वो संपत्ति चाहे तो किसी को बेच भी सकती है, ठीक है, वो संपत्ति चाहे तो अपने हिस्से की संपत्ति किसी को दे भी सकती है, वो चाहे तो अपने हिस्से की संपत्ति किसी को वसीयत कर सकती है। लेकिन अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, संपत्ति का हिस्सा नहीं लगा है, तो उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति पहले आप अलग करेंगे तभी तो बेचेंगे, संपत्ति को पहले आप अलग करेंगे तभी तो किसी को वसीयत करेंगे,
संपत्ति को आप अलग करेंगे तभी तो आप ये प्रॉपर्टी किसी को देंगे। आपका ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका ये अलग प्लॉट हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन इस पे अभी भी नाम जो है वो कैलाश ठाकुर का है, अभी भी नाम कैलाश ठाकुर का है। तो इस संपत्ति के हकदार कौन होंगे? कैलाश ठाकुर के वंशज होंगे। आपको ये राइट कैसे मिला कि आप किसी को ये संपत्ति बिना रजिस्टर बंटवारा के वसीयत कर दें? आप कैसे बेच सकते हैं इस संपत्ति को बिना बंटवारा किए हुए? नहीं बेच पाएंगे। अगर उस पे सरोज ठाकुर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, हाँ, आप अपना हिस्सा का दावा कर सकते हैं। अगर आपको कोई संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहा है तो आप ले सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़के ले सकते हैं, लेकिन बिना हिस्सा लिए हुए बेच नहीं सकते। तो ये तब होगा कि जब संपत्ति अलग नहीं है। कहे कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में सभी हकदार हैं, ठीक है, सब अपना अलग अलग संपत्ति प्रॉपर्टी लेकर उसका उपयोग कर रहे हैं। सब किसी का ये प्लॉट हिस्सा होगा, मान लेते हैं सरोज ठाकुर का ये सारा प्लॉट जो है देख रहे हैं ये हिस्सा में आएगा, ये उसका उपयोग कर रहे हैं। संपत्ति मौखिक तौर पे अलग हुआ है, कोई रजिस्टर तो है नहीं। जब आप बेचने जाएंगे, हाँ, जब ये आप बेचने जाएंगे और इससे सरोज ठाकुर को कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको बेचेंगे, ठीक है, बेचेंगे, तो इस संपत्ति को जब आप बेचेंगे और इसमें सरोज ठाकुर का सपोर्ट होगा और अनीता कुमारी का या कोई एक का भी, कि सपोर्ट वो कर रहे हैं कि इनसे उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आप बेच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे तब वो बेचना इलीगल है। वो आपके रजिस्ट्री पे रोक लगा सकते हैं, रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। और आपको एक कानून हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताए थे कि अगर ये संपत्ति को आप बेच रहे हैं तो अगर ये संपत्ति सबसे पहले लेने का हकदार, मतलब ये लेने को उसी रेट में, जो ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के लोग उसको कम रेट में ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अगर वही रेट जो है आपके परिवार के लोग जो है यानी सरोज ठाकुर देने को तैयार हैं तो वो आपको देना होगा। इसके बारे में हम जजमेंट भी, आप जजमेंट स्टोरी जाके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, रजिस्ट्री कैंसिल हो गया था कि इसलिए कि जब वो एक परिवार का संपत्ति है और भाई तैयार है उस संपत्ति को लेने के लिए, तो आप दूसरे को कैसे बेच दिए? सबसे पहले तो उसका हक बनता और संपत्ति भी पैतृक हो। अब है कि संपत्ति अलग अलग है, मतलब जो संपत्ति है सब अपना अलग अलग जो है दाखिल खारिज मोटेशन करा चुका है, ठीक है। ये जो है यहाँ चौथा केस ये बनता है। अब इसका मतलब है कि सरोज ठाकुर का अपना प्लॉट जो है ये सारा इसके नाम पे है ना, और विवेक ठाकुर का जो अपना प्लॉट है वो सारा विवेक ठाकुर के नाम पे है। अब इनको जो है पूरा विवेक ठाकुर को भी राइट है, उनके अगर पत्नी है तो उनको भी राइट है कि इनकी संपत्ति अब अलग अलग है, ये स्वतंत्र है बेचने के लिए। आप एनओसी दें चाहे नहीं दें वो बेच सकते हैं संपत्ति, किसी को दे सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं, है ना, वसीयत कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है यानी विवेक ठाकुर के द्वारा या उसकी पत्नी के द्वारा किया जा सकता है। किसी को कोई भी आपत्ति इससे नहीं होगा और आपत्ति करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर ये जो संपत्ति है मान लेते हैं किसी को वसीयत कर देंगे, उस केस में जबकि ज्वाइंट है तो मान्य नहीं होगा। अगर ये संपत्ति अलग है किसी को वसीयत कर देंगे तो मान्य होगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि अभी जो कानून है इसमें बहन को भी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम यानी 2005 जो संशोधन किया गया उसमें अब जो है जो पुत्र है और जो पुत्री है उसको बराबर का हकदार बना दिया गया। मतलब दोनों का जो संपत्ति में हक होगा वो बराबर होगा। इसलिए अगर जब संपत्ति को डिवाइड करें
और अगर बहन जो है अपना हिस्सा जो है वो रिलीज करती है तो उनसे भी आपको एनओसी ले लेना चाहिए, ताकि आगे चल के आपके वंशजों को दिक्कत ना हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।